आइए, तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है गुलाम के बाद खिलजी राजवंश को। आइए देखिए, यहां देखिए इस स्लाइड से, तो खिलजी वंश के बारे में बात अगर करेंगे तो ये लगभग देखिए हमने देखा था कि गुलाम जो है, गुलाम वंश जो है वो 1206 से 1290 तक था, और खिलजी जो होगा आपका वो 1290 से 1320 वर्ष तक होगा। ये देखिए 1290 से 1296, 6 वर्ष के लिए आपको नजर आएंगे जलालुद्दीन खिलजी। और ये जलालुद्दीन खिलजी ये खिलजी वंश के फाउंडर भी हैं, यानी ये इस वंश के संस्थापक हैं। इसके अलावा देखिए सबसे बड़ी बात कि ये जो जलालुद्दीन खिलजी है वो इल्तुतमिश और बलबन जो गुलाम वंश का है इनका सिपाही भी रहा है। इसका मतलब ये है कि अब जब ये राजा 1290 में इन्होंने जब खिलजी वंश की स्थापना की है तो उस वक्त इनकी उम्र लगभग 70 हो चुकी है, यानी 70 के उम्र में ये सुल्तान बनते हैं जलालुद्दीन खिलजी। और ये समाना एक जगह वहां का इक्तादार थे। इक्तादार जो हमने आपको बताया था, इक्ता व्यवस्था जिसकी शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी, अपने राज्य को अलग अलग इक्ताओं में बांट दिया था, और जो उनके नोबल्स थे, जो उनके उलेमा वगैरह थे, जो महत्वपूर्ण जो थोड़े से प्रभावशाली व्यक्ति थे, उनको इक्ताओं को बांट दिया गया था। तो एक इक्तादार जलालुद्दीन खिलजी भी था, और इन्होंने क्या किया है, खिलजी वंश की स्थापना कर दिया। ये संस्थापक हैं। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में इतनी बात। अब आगे और देखेंगे। देखिए इन्होंने प्रशासन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना मुनासिब नहीं समझा, और जो पहले से चली आ रही प्रशासनिक व्यवस्था थी लगभग उसी को इन्होंने कंटिन्यू किया। इसके बाद का जो शासक आता है 1296 में अलाउद्दीन खिलजी। देखिए कौन आते हैं, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक पद पर बना रहता है। और अब देखिए क्या कर रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी 1291 में, यानी जब जलालुद्दीन खिलजी सुल्तान थे उस दौर में, एक जगह है बिहार में कारा, उस कारा के गवर्नर के पद पर बैठे हुए थे। और 1296 में इन्होंने, देख सकते हैं आप, ये 1296 है ना, 1296 में इन्होंने देवगिरी अभियान किया था। और देवगिरी को दौलताबाद भी कहते हैं, बाद में इसको दौलताबाद कहा गया। हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक जब पढ़ेंगे भी थोड़ी देर बाद, वहां भी देवगिरी की कहानी आपको पढ़ेंगे। देखिए होता क्या है समझिए, मैं थोड़ा सा आपको मैप में समझा देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा मैप में इसको समझने वाली बात है। यहां है देवगिरी, ये है देवगिरी, और बिहार में ऊपर में यहां पे अलाउद्दीन खिलजी है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर क्या किया, अब आक्रमण किया, अभियान किया। कब, तो 1296 में, ये देख सकते हैं 1296 में। और देवगिरी पर आक्रमण करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी जब वापस जाता है तो बहुत सारा धन संपत्ति लेके जाता है, धन संपत्ति लेके जाता है। और ये लेकिन है किसके अंडर में, भले ही कारा का राज्यपाल, लेकिन तो है किसके अंडर में इस वक्त, तो इस वक्त है ये जलालुद्दीन खिलजी के अंडर में। अब जो है वो क्या करता है, जब वापस लौट जाता है कारा, तो जलालुद्दीन खिलजी को कॉल करता है, बोलता है काम करिए आप आइए, हमने देवगिरी अभियान में बहुत सारा धन संपत्ति लूटा है, अर्जित किया है, आपको हम देना चाहते हैं, आप तो हमारे सुल्तान हैं। जलालुद्दीन खिलजी पहुंच जाता है कहाँ पे, पैसा और धन संपत्ति के लालच में अलाउद्दीन खिलजी के पास, कि भाई हमारा ही एक सिपा सालार है, ये लूटा है तो हमको तो देगा ही, हम तो इसके राजा हैं। और पहुंच जाता है, और वहां कारा में क्या करता है, देखिए गंगा नदी के इस पार में अलाउद्दीन खिलजी का कैंप रहता है, और इधर जलालुद्दीन खिलजी का कैंप रहता है। और जैसे ही जलालुद्दीन और उसके कुछ सदस्य एंटर करते हैं, इनको अलाउद्दीन खिलजी ने षड्यंत्र के तहत, कॉन्स्पिरेसी के तहत जलालुद्दीन खिलजी को मार देता है, जलालुद्दीन खिलजी। और ये कहानी आप पद्मावत पिक्चर अगर आपने देखा है रणवीर सिंह का, तो वहां पे आपको खूब अच्छी तरह से समझ में आएगा, देख लीजिएगा। जो जलालुद्दीन खिलजी है इसका रोल में आपको रजा मुराद नजर आएगा, एक बूढ़ा बुजुर्ग आदमी, अगर आप में से किसी ने इस पिक्चर को देखा है तो।
और अलाउद्दीन खिलजी के तौर पर आपको रणवीर सिंह नजर आएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से रणवीर सिंह ने कॉन्स्पिरेसी के तहत अलाउद्दीन खिलजी ने कॉन्स्पिरेसी के तहत जलालुद्दीन खिलजी को क्या कर दिया, मार दिया। और 1296 में से 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर शासन में स्थापित हो जाता है। अब अलाउद्दीन खिलजी क्या करेगा इस पर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, बस जस्ट सेकंड, है ना। इसके बाद 1316 में एक और व्यक्ति आता है मुबारक शाह, और 1320 में एक व्यक्ति आते हैं खुसरो शाह। आइए इस पर अब आगे बढ़ते हैं, आगे चर्चा करता हूं आपसे। अब यहाँ पे देखिए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। देखिए अलाउद्दीन खिलजी को जब आप देखते हो तो अलाउद्दीन खिलजी को वास्तव में इतिहास में दो संदर्भों में, दो डायमेंशन में इसको देखा जाता है। एक तो इसका साम्राज्य विस्तार, किस तरीके से इसने अपने साम्राज्य को बढ़ाया, और दूसरा एज ए रिफॉर्मर, एक सुधारक के तौर पर इसको जाना जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी के बाद, जलालुद्दीन खिलजी ने फिर बहुत ज्यादा साम्राज्य वगैरह का विस्तार नहीं किया, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य विस्तार के में क्या क्या किया है। तो 1296 में क्या होता है, सत्ता पे आता है, देख, ठीक है। और पहली दफा ये 1299 में गुजरात में आक्रमण करता है और गुजरात को जीत लेता है, और यहां से एक दास को लाता है। उस दास का नाम है मलिक कफूर। आप अगर पिक्चर देखोगे तो देखिएगा एक मलिक कफूर भी है उसमें। तो मलिक कफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 में अपने साथ गुजरात से लेकर के चले गए। अब इसके बाद जितने भी आक्रमण होंगे सब जगह मलिक कफूर आपको एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के रूप में दिखाई देगा, है ना। उसके बाद देखिए अगला 2 साल के बाद 1301 में इन्होंने रणथंभौर पर आक्रमण किया। फिर 1303 ईस्वी में ये चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं, और चित्तौड़ पे राजा है रावल रतन सिंह, और यही रावल रतन सिंह के यहाँ रानी पद्मावती है या राजकुमारी पद्मावती है, और पद्मावती से इनका क्या हो जाता है, एक तरीके से अलाउद्दीन खिलजी के जो फिल्मों में दिखाया जाता है, आमतौर पर इतिहास की किताबों में इन सब बातों पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं किया गया है, लेकिन एक तरीके से कहा जाता है कि इनसे इनका एक प्रेम प्रसंग के बारे में बताया गया है। आप देख सकते हैं 2-2 साल के इंटरवल में 99 है, फिर 1 है, और फिर 3 है, और फिर 5 है, हर 2 साल के अंतराल में। फिर 1305 में इन्होंने मांडू जो कि एमपी में है यहाँ पर आक्रमण किया, और 1305 से 1311 तक लगातार ये दक्षिण अभियान में साउथ की ओर चले गए। और दक्षिण में जितना भी अभियान इन्होंने किया है सब किसके नेतृत्व में किया है, तो मलिक कफूर के नेतृत्व में। वही मलिक कफूर एक दास इनका जो गुजरात अभियान के दौरान जिनको ले लिए थे, खरीद लिए थे। तो दक्षिण अभियान में भी देखेंगे तो सबसे पहले जैसा मैंने आपसे कहा, ये देवगिरी में 2 बार करते हैं। एक बार तो 1296 में ही हो रहा है, जब मैंने अभी कहानी सुनाई कि धन दौलत, और उस वक्त राज सुल्तान ये नहीं है, जलालुद्दीन खिलजी। और एक बार अभी आपको नजर आ रहा है 1305 में। तो 2 टाइम्स, है ना, किस पे, देवगिरी पर इन्होंने आक्रमण किया। अगली बार फिर और किस पर, तो वारंगल है, तो वारंगल पर अधिकार जमा लिया। ये वारंगल में इस वक्त किसका, काकतीय राजवंश है जिसका सत्ता थी, ठीक है। फिर होयसल भी एक जगह है, होयसल पर कंट्रोल कर लिया, और लास्ट में मदुरई के जो पांडे हैं उनको भी हराया है। तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हो अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्य विस्तारक के तौर पर बहुत प्रसिद्ध हैं। 1299 में गुजरात, 1301 में रणथंभौर, 1303 में चित्तौड़, 1305 में मांडू, 5 से 11 के बीच पूरा दक्षिण, और इस तरीके से इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य को एक बहुत बड़ा रूप दिया, एक बहुत बड़ा रूप दिया, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी एज ए रिफॉर्मर, एक सुधारक के तौर पर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कुछ किया है, देखिए याद रखिएगा, और नोट्स में आपको भेज चुका हूं, राइट। तो क्या है, सबसे पहले तो ये एक तानाशाही प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, ऑटोक्रेटिक है ना। दूसरी बात, इन्होंने एक उपाधि लिया है सिकंदर आजम। तीसरी बात, जो इनके अधीनस्थ हैं उन पर कंप्लीट कंट्रोल ये रखते हैं, बोलते हैं ना भाई इनको ज्यादा फू देंगे, ज्यादा
तवज्जो देंगे तो ये हम ही को अपदस्थ कर सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जिस इक्ता व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी, उस इक्ता व्यवस्था को यहाँ पे ये समाप्त कर देते हैं। जाहिर है इक्ता व्यवस्था मतलब क्या है, ये अगर हमारा राज्य है तो इसको विभिन्न इक्ताओं में बांट दिया और जो बड़े बड़े प्रभावशाली हमारे दरबार में लोग हैं उनको ए को बी को अलॉट कर दिया। तो जब ये अपने अधीनस्थ को पूरा कंट्रोल में रखते हैं तो उनको जमीन क्यों देगा। और इल्तुतमिश को चूंकि इन सबको खुश करना था, इसीलिए वो क्या कर दिया, इक्ता बना करके सबको दे दिया। बात समझ में आई। तो उलेमाओं को खुश करना था। तो इक्ता व्यवस्था को, बहुत बढ़िया प्रश्न बनेगा, इक्ता व्यवस्था शुरू किया गया इल्तुतमिश के द्वारा, कंटिन्यू रहा बलबन के टाइम के तक में भी, और अंत में आकर के अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता व्यवस्था को समाप्त किया है। इन्होंने क्या किया कि देखिए, इस जो सरकारी भूमि है उस सरकारी समाप्त कर दी इक्ता व्यवस्था को, तो सरकारी भूमि बना। तो सरकारी भूमि को इन्होंने एक नया नाम दिया, खालिसा भूमि। क्या नाम दिया, तो खालिसा भूमि। खालिसा भूमि की खूबी क्या है कि राजा द्वारा प्रत्यक्षतः नियंत्रण में रहेगा और इससे प्राप्त राजस्व सीधा राजकोष में जाता है। ठीक है, यह है खालिसा भूमि। फिर क्या हुआ कि छठा नंबर पॉइंट में ये स्वयं को खलीफा से ऊपर मानता है। बोला मैं खलीफा से ऊपर हूं। सातवां पॉइंट कि ये राजस्व जो है बढ़ा देता है, भू राजस्व वगैरह, और इसके टाइम में राजस्व का संग्रह भी ज्यादा होता है। अब देख सकते हैं ना कि खालिसा भूमि, डायरेक्ट राजस्व राजकोष में आ रहा है, तो इससे क्या हो गया, राजस्व इनका बढ़ने लगा। और यही वो कारण है कि वो पहला दिल्ली सल्तनत का या मध्यकाल का ये पहला शासक है जिन्होंने अपने सैनिकों को और अपने ऑफिशियल्स को कैश सैलरी देने की शुरुआत करता है। करेक्ट, क्या देता है, कैश सैलरी देने की शुरुआत करता है। फिर उसके बाद आपको दिखाई देगा इनके टाइम में 6 बार मंगोलों का आक्रमण होता है, 6 टाइम्स मंगोल इन्वेजन होता है, किंतु ये 6 बार मंगोलों को क्या कर दिया, इन्होंने पराजित कर दिया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फिर से एक बार, तानाशाही प्रवृत्ति का व्यक्ति सिकंदर आजम की उपाधि, अधीनस्थों पर पूर्ण नियंत्रण करता है और इक्ता व्यवस्था को समाप्त करता है, सरकारी भूमि को खालिसा भूमि में कन्वर्ट करता है, इससे राजस्व बढ़ गया। राजस्व बढ़ गया तो कैश सैलरी देने वाले पहले सुल्तान बन गए, स्वयं को खलीफा से ऊपर मानता है और 6 बार मंगोलों को पराजित किया है। और भी कुछ इनके रिफॉर्म है, आइए देखते हैं। जैसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो इन्होंने बाजार सुधार किया है, 9वां पॉइंट, आर्थिक सुधार के तहत इन्होंने क्या किया है, तो मार्केट रिफॉर्म भी ये करते हैं। मार्केट रिफॉर्म में क्या करते हैं, देखिए समझने वाली बात है। सबसे पहले क्या कर दिया इन्होंने, 4 प्रकार के बाजारों, मतलब 4 बाजार की स्थापना की, यानी बाजार को डिवाइड कर दिया। पहला एनिमल्स एंड स्लेव्स के लिए एक अलग बाजार, यानी जानवरों और दासों के लिए अलग बाजार, खाद्य सामग्री के लिए अलग बाजार, कमोडिटीज बाकी जैसे मान लीजिए क्लोथ्स वगैरह हो गया, कपड़ा वगैरह हो गया, ऐसी चीज़ों के लिए अलग बाजार, और एक और बाजार है जो विविध है। तो सबसे पहले इन्होंने बाजार को 4 डिफरेंट कैटेगरी में, 4 डिफरेंट पॉइंट में बांट दिया। इसके बाद इनकी जो सबसे बड़ी खूबी है, इन्होंने मूल्य को जो है, प्राइस को जो फिक्स कर दिया, ठीक है, मूल्य को नियत कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, तय कर दिया। यानी फर्स्ट टाइम एमआरपी का कंसेप्ट आता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते, तय कर दिया गया। और जब मूल्य तय होता है ना, तो महंगाई और मुद्रास्फीति क्या होती है, कंट्रोल्ड रहती है, क्योंकि मूल्य का बढ़ना ही, देखिए मुद्रास्फीति क्या है, आज एक वस्तु 10 रुपये में मिल रहा है, कल वो वस्तु 11 में मिलने लगा, तो इन्होंने 10% इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति, ये हुआ मुद्रास्फीति। तो जब प्राइस हमेशा 10 का 10 ही रहेगा तो मुद्रास्फीति रहेगा 0। तो यानी मुद्रास्फीति और महंगाई दोनों पे अच्छी खासी नियंत्रण स्थापित कर दिया इन्होंने। इससे क्या हो गया कि मुद्रा का जो डिवैल्यूएशन है वो भी नहीं हुआ, मुद्रा का अवमूल्यन। भाई देखिए क्या होता है, समझिए मुद्रास्फीति का टर्म को थोड़ा सा समझ लीजिए। मुद्रास्फीति को, इसमें 2 चीजें हो रही हैं, इसी को आप कहते हो महंगाई, ठीक है। और जब महंगाई इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज निकलते हैं तो ये मुद्रास्फीति है। जब परसेंटेज के टर्म में महंगाई को निकालते हैं तो दैट इज कॉल्ड द टर्म इन्फ्लेशन।
अब इसमें दो बातें होती हैं, देखिए वस्तु जो होता है, वस्तु की कीमत बढ़ जाती है यानी वैल्यू बढ़ जाती है, किंतु जो मुद्रा होता है ना, वो मुद्रा की कीमत घट जाती है। देखिए टर्म्स को समझिए, कंसेप्ट को समझिए, यानी पहले अगर एक वस्तु 10 रुपए में मिलता था एक वस्तु, अब 15 रुपए में एक वस्तु मिल रहा है, तो कुल मिलाकर के इस वस्तु की कीमत में 5 रुपए का इजाफा हुआ, किंतु अगर रुपए की कीमत देखें तो वो गिर गया है। पहले जो वैल्यू 10 रुपया का था 15 रुपया का है, मतलब ये है कि रुपया के वैल्यू लगातार गिर रहा है। तो मुद्रास्फीति का कंसेप्ट ये है कि इससे वस्तु की कीमत बढ़ती है और मुद्रा की कीमत घट जाती है। तो इसका एक लाभ यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ठीक है, मुद्रा का डिवैल्यूएशन होता है। और इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी, तो इकोनॉमी इसके वजह से, इन चीज़ों की वजह से, ये जो मार्केट में कंट्रोलिंग किया है इन्होंने, प्राइस को जो कंट्रोल कर दिया है, इसके वजह से इनकी अर्थव्यवस्था क्या होती है, बूम होती है, बढ़ती है। और देखिए इन्होंने और भी कई ऑफिशियल्स, जैसे एक शहना ए मंडी नामक एक पद क्रिएट किया जो बाजार का प्रमुख है, जो इस पूरी व्यवस्था का देखरेख करेगा। इसके अलावा इन्होंने स्पाई सिस्टम यानी बरीद यानी जासूस भी लगाए हैं कि अगर कहीं कोई ज्यादा कीमत पर बेच रहा है तो हमें खबर करो, और शहनाई मंडी तुरंत उसको क्या करेगा, पनिश करेगा, तुरंत उसको सजा देगा। तो ये हुआ आर्थिक सुधार। और इन्हीं सुधारों की वजह से क्या होता है, इनको इनका राजस्व का जो संग्रह है इनके टाइम का, उधर खालिसा भूमि आपने देखा, सीधा लैंड रेवेन्यू टैक्स राजकोष में जा रहा है। जो इक्तादारों को जो जमीन दे रखा था वो वापस ले लिया, तो खालिसा भूमि में बहुत बड़ा इजाफा होता है, वृद्धि होती है, तो उससे भी भू राजस्व बढ़ता है। इधर इकोनॉमी बढ़िया है तो यहाँ से भी कुछ आ रहा है। और इसी वजह से अलाउद्दीन खिलजी वॉज द फर्स्ट एम्पायर इन द मेडिएवल एरिया who was capable to give the cash salary to his officials and his military. Okay, अपने अधीनस्थों और अपने मिलिट्री को पहली दफा अगर किसी ने कैश सैलरी दिखाने का काम किया मध्यकाल में, तो वो अलाउद्दीन खिलजी हैं। और क्या किया है, देखिए भूमि सुधार किया है, लैंड रिफॉर्म किया है। लैंड रिफॉर्म के तहत इन्होंने क्या कर दिया, तो भूमि का अलग अलग मैंने क्लासिफिकेशन कर दिया, और जो भी भू राजस्व लिया जाएगा वो भूमि की गुणवत्ता के आधार पर लिया जाएगा। अगर अच्छी गुणवत्ता वाली है तभी भू राजस्व ज्यादा दिया जाएगा। दो प्रकार के टैक्सेस हैं, एक घराई कर, यह संपदा कर है अगर किसी ने कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदा है तो उसके लिए, और एक चराई कर। चराई कर पेस्टोरल टैक्स है, मतलब अगर किसी का मतलब कोई अगर मैदान है वहां पे आपको चरने के लिए लाते हैं अपने पशुओं को, तो चराई कर भी कुछ देना पड़ेगा। ये सारी बातें इनके शासनकाल में होता है। वही अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में सामाजिक सांस्कृतिक अगर पॉलिसी की बात करो आप, तो देखिए इनके दरबार में एक व्यक्ति रहता है अमीर खुसरो, और अमीर खुसरो को एक उपाधि दी जाती है तूतीए हिंद यानी हिंद का तोता, ठीक है। इनकी एक पुस्तक है, अमीर खुसरो की एक पुस्तक है नूह सिपर, और निजामुद्दीन औलिया का ये शिष्य रहे हैं। निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत है, अमीर खुसरो भी एक सूफी संत है। और एक और व्यक्ति इनके शासनकाल में इनके दरबार पर रहता है जिसको कहते हैं मीर हसन देहलवी, ठीक है। कोई कुछ स्ट्रक्चर्स इन्होंने क्रिएट किए हैं, बनाए हैं, जैसे एक अलाई दरवाजा बनाया है, जो कुतुब मीनार जो है ना, कुतुब मीनार स्टार्ट कौन किया, तो इल्तुतमिश। और इस काम को पूरा किसने करवाया जी, नहीं स्टार्ट नहीं, ये इन्होंने पूर्ण करवाया है ना। और स्टार्ट करवाया था किसने, तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसमें मैंने आपसे कहा था कि आगे चल करके फिरोज शाह तुगलक इस पर मरम्मत करता है। इसी कुतुब मीनार का जो एंट्री गेट है वहां पर एक दरवाजा बनवाया है, अलाई दरवाजा, ये अलाउद्दीन खिलजी का है। फिर इन्होंने एक किला बनवाया सीरी फोर्ट, एक हौज खास बनवाया पानी का एक बढ़िया है ना, और एक जमायत खाना मस्जिद बनवाया। ये जो चारों हैं, अलाई दरवाजा, सीरी किला, हौज खास और जमायत खाना मस्जिद, ये अलाउद्दीन खिलजी का है कंट्रीब्यूशन। अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो शासक आता है वो है मुबारक खिलजी, 1316 से 1320 तक रहता है। अब समझिए मुबारक खिलजी के बारे में, ठीक है ना। मुबारक खिलजी के बारे में थोड़ा जरा सा समझने वाली बात है। ये मुबारक खिलजी वास्तव में क्या है, तो इनका एक हिंदू कन्वर्टेड स्लेव है, मतलब एक हिंदू है जो मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट किया है, ऐसा एक दास है। उस दास का नाम है हसन। क्या नाम है, हसन। और इस हसन को
एक उपाधि दी गई खुसरो खान, खुसरो खान की उपाधि हसन को दिया गया। याद रखिएगा, हसन वॉज द हिंदू कन्वर्टेड स्लेव, राइट। अब देखिए इस हसन ने और इस खुसरो खान ने क्या किया, अपने ही मालिक को, मुबारक खान को, मुबारक खिलजी को मार दिया और खुद जो क्या हुआ, वो सत्ता में काबिज हो गया। लेकिन बहुत ज्यादा समय तक नहीं रहा, 1320 में ये आता है और फिर चला जाता है खुसरो खान। और खुसरो खान के बारे में एक पॉइंट बस इतना याद रखिएगा कि ये दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा सुल्तान है जो हिंदू कन्वर्टेड है। द ओनली सुल्तान इन द दिल्ली सल्तनत हु वाज द हिंदू कन्वर्टेड, राइट, एंड दैट वाज खुसरो खान। तो बढ़िया से याद रखिएगा, खुसरो खान, ठीक है। अब चूंकि ये एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो हिंदू कन्वर्टेड है, तो जाहिर है इनको बहुत सारा विद्रोह झेलना पड़ेगा। इनको अपने ही उलेमाओं और अपने ही नोबल्स के द्वारा इनको बहुत सारा विरोध झेलना पड़ेगा, विद्रोह झेलना पड़ेगा। आइए आगे देखते हैं इसके बाद की कहानी क्या है। इसके बाद की कहानी ये यहाँ पे ख़त्म होता है और ये जो खुसरो खान है ये ज़्यादा दिनों तक सत्ता में नहीं रह पाते हैं। देखिए क्या हुआ है इसके बाद जो है 1320 में ही, आप देख सकते हैं जुलाई से सितंबर तक ये रहता है केवल, और 1320 में ही मुबारक खिलजी को मारकर ये आया था और खुसरो खान को मार करके एक गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक राजवंश की या तुगलक वंश की स्थापना कर दिया। तो यहां तक हमने क्या देखा, यहां तक क्या देखा, यहां तक खिलजी देखा, राइट। तो मुझे लगता है कि जो भी पॉइंट्स अब खिलजी में पूछे जा सकते हैं वो इतना काफी है इसके लिए।